Bias is the error at any stage of the study that is not by chance. Bias एक गलती को कहते हैं या एक एरर को कहते हैं जो कि रिसर्च के दौरान कभी भी हो सकती है, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। इसमें हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पे एरर्स के चांसेस होते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ कि बाइस को अगर आपने कम करना है तो उसके लिए रैंडमाइजेशन या ब्लाइंडिंग मेथड्स होते हैं मिनिमाइज़ करने के लिए, बट इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डैट इज़ के इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज विल नॉट रिड्यूस बाइसनेस। बाइसनेस को वो रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं इजी वे में कि इसकी क्या टाइप्स होती हैं और उसको किस तरह से याद रखना है। सो इन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, here I have a very useful mnemonic जिसमें आपको टोटल 5 टाइप्स नज़र आ रही हैं। इसको आप SPOAR यानी स्पोर निमोनिक से याद रख सकते हैं। और इनको मैंने आगे मज़ीद निमोनिक्स में डिवाइड किया है, आसान वर्डिंग में बताया है। उसको मैं वन बाय वन डिस्प्ले करता हुआ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, द फर्स्ट वन इज़ द सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ एस। ठीक है, एस से सिलेक्शन है। और इसमें आपने याद रखना है द की वर्ड इज़ हु गेट्स इनटू द स्टडी। सिलेक्शन का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो हम सैम्पल साइज ले रहे हैं उसकी उसमें कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है। तो इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनके निमोनिक के। उसका निमोनिक है बैड डॉक्टर नीड्स नीड मेंबर्स हेल्दी लीड्स। ठीक है। बी फॉर बर्कसन, देन डी फॉर डायग्नोस्टिक प्योरिटी, एन फॉर नेमन, एम फॉर मेंबरशिप, एच फॉर हेल्दी एंट्रेंट एंड एल फॉर लीड टाइम। अब ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इसको आसान वर्ड्स में हम इस तरह देख सकते हैं अगर हम इसको एक्सपेंड करें। सो बर्कसन से याद रखें एडमिशन। एडमिशन इज़ द की वर्ड हेयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो हॉस्पिटल सैंपल है वो अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डैट इज़ डैट कैन लीड टू द बर्कसन बाइसनेस। ठीक है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक प्योरिटी। डायग्नोस्टिक प्योरिटी एज द नेम इंडिकेट्स के ये डायग्नोस्टिक प्योरिटी मतलब कि उस डायग्नोसिस के अंदर जो कोमॉर्बिडिटीज़ थी पेशेंट की उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, जो कि अनरियलिस्टिक सैंपल बन गया है। यानी एक ऐसा पेशेंट जिसमें कोई भी कोमॉर्ब्स नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो पेशेंट एग्जिस्ट करता हो। देन नेमन। नेमन से याद रखना है प्रेवलेंस। बर्कसन इज़ फॉर एडमिशन, नेमन इज़ फॉर प्रेवलेंस। प्रेवलेंस इज़ द टाइम गैप। प्रेवलेंस इज़ द टाइम गैप जिसको पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन। टाइम गैप मीन्स सम केसेस मिस्ड एट सिलेक्शन। नेमन उसको बोलते हैं, यानी उस दौरान जब सिलेक्शन की जा रही थी कुछ केसेस मिस हो गए। देन मेंबरशिप। मेंबरशिप एज द नेम इंडिकेट्स ग्रुप मेंबरशिप यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स। यानी ग्रुप मेंबरशिप्स को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। देन अ हेल्दी एंडरेंट इफेक्ट। स्टडी स्टार्ट्स डिजीज़ फ्री। शुरू जब की थी स्टडी तब वो डिज़ीज़ फ्री थे पार्टिसिपेंट्स, और फिर बाद में उनको डिज़ीज़ हुई और मोटेलिटी इनिशियली जो थी वो कम थी और बाद में मोटेलिटी इंक्रीज़ होने लग गई। तो हेल्दी एंट्रेंट इफेक्ट इसको बोलते हैं। देन लीड टाइम। लीड टाइम मीन्स बेटर डायग्नोस्टिक्स, अर्ली अर्ली डायग्नोसिस और अपेरेंट लॉन्गर सर्वाइवल। चूँकि लीड टाइम का मतलब है कि जब जो टाइम है उसको एक्सपेंड करने का, उस पर मुकम्मल काम करने का मौका नहीं मिल रहा, तो लीड टाइम बेसिकली जो पेशेंट को हमने अर्ली डायग्नोस कर दिया है तो उस वजह से उसकी जो आगे हमने इफ़ेक्ट देखना था या उसके ऊपर जो टाइम के दौरान चेंजेस आनी थी वो हम इंटरवेंशनल या ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर उस तरह नहीं देख पाएंगे जो कि आम तौर पे देखी जाती हैं अगर वो अर्ली डायग्नोस हो गया है। ठीक है। तो ये इसको लीड टाइम बोलते हैं। देन इज़ द रिस्पॉन्स बायस।
रिस्पॉन्स बायस का मतलब है कि वॉलंटियर्स डिफर फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, जो हम ले रहे हैं उनमें से उनका रिस्पॉन्स, जिनका रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेट आर द डिफरेंट बींग्स फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन देन द एलोकेशन बायस। इसका मतलब है कि सिस्टेमिक डिफरेंस बिटवीन इंटरवेंशन वर्सेस कंट्रोल ग्रुप, जिसमें हम केस कंट्रोल में मोस्टली देखते हैं, उसमें हम एलोकेशन में एलोकेशन बायस को मोस्टली जो है ऑन कर रहे होते हैं। देन हमने अभी जो था वो एस कंप्लीट किया, एस इज़ फॉर सिलेक्शन, बैड डॉक्टर्स नीड मेंबर्स, हेल्दी लीड्स से आप इसको याद रख सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट टफ वन। नेक्स्ट आगे आसान है, उसको हम जल्दी से देखते जाएंगे। दैट इज़ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एज द नेम इंडिकेट्स हाउ इज़ डाटा मेजर्ड, उसको हमने कैसे परफॉर्म किया। इसके तीन आगे सब टाइप्स हैं, मेजरमेंट, मिस क्लासिफिकेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी। इसको आप एमएमएम से भी याद रख सकते हैं, मेजर, मिस क्लासी एंड मिडल से, ठीक है। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मेजरमेंट मतलब है कि हमने वो टूल ही प्रॉपर यूज़ नहीं किया जो कि इस्तेमाल होना चाहिए था, तो इनएक्यूरेट टूल्स की वजह से ये सिस्टमिक एरर आ गया। देन मिस क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने उनको कैटेगोरिकली क्लासीफाई सही से नहीं किया आपने ग्रुप्स को। देन सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि रिस्पोंडेंट ड्रिफ्ट टू मिड पॉइंट ऑन स्केल, नो ओपिनियन, यानी वो जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है, दैट इज़ इंक्लाइन टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च, नॉट टू द स्क्यू। स्क्यू का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे वो नहीं जा रहा, इस वजह से वो सेंट्रल टेंडेंसी बायसनेस का शिकार हो रहा है। देन इज़ द ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पर पी को भी कंप्लीट कर लिया परफॉर्मेंस। देन इज़ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हाउ आर आंसर्स रिकॉर्डेड। सो हेयर वी हैव द निमोनिक दैट इज़ कॉल्ड आई रियली हेट रिमेंबरिंग। तो यहाँ पे टोटल चार सब टाइप्स हैं। आई इज़ फॉर इंटरव्यूअर, आर इज़ फॉर रिपोर्टिंग, एच फॉर hawthorne, and R for recall. And if we expand it, and we can see here कि यहाँ पर हमारे पास आगे मज़ीद इंटरव्यूअर में आप देखें कि इंटरव्यू लेने वाला जो था, डैट इज़ नॉट अ न्यूट्रल वन, डैट इज़ पार्शल, और यहाँ इंक्लाइंड है वो भी अनब्लाइंडेड रिसर्चर, आल्टर्स अप्रोच, और रिकॉर्डिंग उसने अपना मेथडोलॉजी चेंज कर लिया। देन उसका इंटरव्यूअर तो ठीक था, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग या रिस्पॉन्स था, उसमें पार्टिसिपेंट आंसर्स इन डायरेक्शन दे थिंक रिसर्चर्स वांट, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा। देन हॉथरॉन का मतलब है कि बिहेवियर चेंजेस जस्ट लाइक द पर्सनस नोज व्हेन दे आर बीइंग वॉश्ड, ठीक है, उसमें बिहेवियर लोगों का चेंज होता है, इसको हॉथरॉन बोलते हैं। जस्ट लाइक आप एक उनके सर पर, इसको इस तरह याद रखें कि उनके सर पर एक जिस तरह से ताज पहनाया होता है, उनको देख रहे होते हैं, थ्रोन से आप याद रख सकते हैं। देन रिकॉल इज़ द डिजीज्ड पेशेंट्स रिमेंबर पास्ट एक्सपोजर मोर देन हेल्दी कंट्रोल। तो रिकॉल बायसनेस बहुत कॉमन होती है हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर। ये मैं दोबारा से रिवाइज़ भी करूँगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इज़ द एट्रिशन। एट्रिशन हु ड्रॉप्स आउट से आप याद रखेंगे। एट्रिशन में आप देखेंगे ड्रॉप आउट डिफर्स, डोंट फॉरगेट से निमोनिक है इसका। दोज लॉस्ट टू फॉलो अप डिफर सिस्टमेटिकली फ्रॉम दोज हु स्टे, एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि लॉस टू फॉलो अप का मतलब ये है कि रिमेनिंग सैम्पल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल रैंडमाइज्ड ग्रुप। जो हमारे पास अब सैंपल बच चुका है, जिसमें से लोग छोड़ के जा चुके हैं, वो अब रेंडमाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। देन इज़ द की पॉइंट हेयर इज़ कि इट अफेक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ मोस्ट, जैसे कि केस कंट्रोल हैं या कोहार्ट है या फिर बाकी स्टडीज़ हैं, तो उनको अफेक्ट ज़्यादा करते हैं। और इसको अगर एड्रेस करना हो तो इसको इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस से हम एड्रेस करते हैं। एंड दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट comes in the exam multiple times with this MCQ, ठीक है। then is the next reporting, that is the last। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कि what gets published। इसमें आप देखेंगे funnel is equal to funding plus publication। इसमें दोनों चीज़ें हैं, फंडिंग प्लस पब्लिकेशन। इसमें फंडिंग बायस भी है, पब्लिकेशन भी है, लैंग्वेज भी, और फनल प्लॉट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो फंडिंग बायस में आप देखें रिजल्ट्स
फेवर द फंडिंग बॉडीज इन इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जैसे नेम इंडिकेट करता है उस तरह है, पब्लिकेशन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स मोर लाइकली टू बी पब्लिश्ड। ठीक है। देन इज द लैंग्वेज बाइस, एक्सक्लूडिंग नॉन इंग्लिश स्टडीज़ स्क्यूज मेटा एनालिसिस। लैंग्वेज बाइस में अगर हम नॉन इंग्लिश स्टडीज़ को वो एक्सक्लूड करते हैं तो वो स्क्यू मेटा एनालिसिस यानी वो पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूज में चली जाती हैं। फनल प्लॉट इज़ द सिस्टेमिकली इन्वर्टेड फनल, एक ऐसा प्लॉट, एक ऐसा ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है नो पब्लिकेशन बायस को। अगर वो प्रॉपर सिमेट्रिकल इन्वर्टेड फनल बन रहे हैं तो उस वक्त वो शो करेगा नो फनल, नो पब्लिकेशन बायस। अगर वो एसिमेट्रिक है तो उसका मतलब है कि वो बायसनेस उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। एंड द की पॉइंट्स हेयर आर इंक्रीजिंग सैम्पल साइज डज नॉट रिड्यूस बायस। देन द सेकंड थिंग इज कि बायस कैन क्रिएट और मास्क एसोसिएशन, and randomization plus binding reduce biasness but can't eliminate it. So that's how we remember all these points. So let's see the important MCQs here. मैं अभी वो डिस्प्ले करता हूँ so that we can go through some important MCQs. ठीक है। तो हमारे पास जो MCQs हैं उसको हम अभी देख लेते हैं। ओके, सो हेयर आई हैव सम इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर यू, जिसमें हम पहले तो फनल प्लॉट को देखते हैं। दिस इज़ द फनल प्लॉट ग्राफ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो फनल प्लॉट ऑन द राइट साइड डिमोन्स्ट्रेट पब्लिकेशन बाइस, और फनल प्लॉट ऑन द लेफ्ट साइड शोज द एब्सेंस ऑफ द बाइस। जो राइट साइड है, दिस इज़ द राइट साइड, इस पे आपको नज़र आ रहा है कि राइट साइड पे पब्लिकेशन बाइस नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो हैं ये एसिमेट्रिकल है, और ये जो डॉट्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, वो एक स्टडी के एक एक स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट्स। ठीक है। उसके अंदर एरर को यानी डॉट्स उनके एरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब ये दोनों एसिमेट्रिकल होंगे यानी दोनों साइड्स एसिमेट्रिकल होंगी तो इसका मतलब है कि बाइसनेस है। और अगर दोनों साइड्स बराबर हैं, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, एज यू कैन सी हेयर, तो इसका मतलब है कि बाइसनेस नहीं है। ठीक है। दिस इज़ द फनल प्लॉट। सो आई हैव द इम्पोर्टेंट MCQs फॉर यू। लेट मी ओके, सो हेयर वी हैव द MCQ रिगार्डिंग बाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। सो आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है इन बाइसनेस। बाइस इज़ ओनली इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टडी डिज़ाइन एंड एनालिसिस फेज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बाइस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शो एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। Randomization eliminates bias from the study. Increasing the sample size reduces bias. Bias leads to systemic difference between the results from the study and the true states of the affair. So this one is the correct option. बाकी options मैं चूँकि पहले से explain कर चुका हूँ, I hope so आपको clear हो गए होंगे। In case any query you can ask me again. ठीक है। Then is the next question is the funnel plot. Funnel plot are टिपिकली यूज टू डिस्प्ले, कि इसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिकेशन बाइस इन द मेटा एनालिसिस। ठीक है। ये तो अब आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देन लेट मी सी इफ वी हैव एनी अदर MCQ। ओके, सो इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये बार बार क्वेश्चन आता है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, आल पेशेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप इनटू विच दे आर रैंडमाइज्ड ओनली इफ़ दे रिमेन इन द स्टडी, ऐसा नहीं है। अगर वो स्टडी में नहीं भी है ना तब भी हम उसको इंटेंशन टू ट्रीट रखेंगे, उसको एनालिसिस को करेंगे, बिकॉज रियल वर्ल्ड के अंदर नॉन कंप्लाइंट पेशेंट्स होते हैं और उनकी वजह से हम ऐसा स्टडी डिज़ाइन बनाते हैं कि अगर पेशेंट्स यहाँ पे वॉल्टियर्स या सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग स्टडी उसको कंप्लीट नहीं कर रहे या छोड़ के जा रहे हैं
तो वो उसी की पिक्चर शो करे। जिस तरह से एक पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है, तो इसका जो सही आंसर है डैट इज़ ऑल पेशेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप इनटू विच दे आर रैंडमाइज्ड इवन इफ दे आर विड्रॉन फ्रॉम द स्टडी। अगर वो छोड़ के भी जा रहे हैं तो तब भी वो इसका पार्ट होंगे, स्टडी का पार्ट होंगे, और उसको हम लेबल करते हैं इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस से। So that's all for the today's session. I hope so. I have made it easy for you. Please drop the comment in the comment section, and give me your feedback as well. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi.